हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए सभी को मेरा नमस्ते। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका की टाइटल है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन क्या होता है। अच्छा, अपन घर पर खाना खाते हैं या फिर अपन बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है और न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब क्या होता है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी हमारे न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। मतलब कि जो खाना हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन नहीं होता है, उस खाने से जो चीज़ें हमारी बॉडी गेन करती है, एब्जॉर्ब करती है, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, न्यूट्रिशन। तो अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म्स? जो लिविंग है, लिविंग यानी जो जिंदा हैं। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. और हमने ये भी पढ़ा था कि फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो ये जितने भी विटामिन्स और फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी होते हैं। All living organisms require food. Plants can make food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब कि जो जिंदा है, जो सांस ले सकते हैं, एक अमीबा से लेके एक अजगर तक, सबको खाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें कहा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो खुद बना लेते हैं, पर एनिमल्स और हम ह्यूमंस नहीं बना पाते, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदते हैं बाजार से, तो सब्जी कहाँ लगती है, पेड़ पौधों पर। आप हनी खाते हैं, शहद, वो कौन बनाता है, मक्खियाँ शहद को कहाँ से लेके आती हैं, फूलों से। फूल कहाँ लगते हैं, पौधों पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग अपने फूड के लिए सभी एनिमल्स एंड सभी ह्यूमंस किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। ओके, तो और प्लांट्स फूड कहाँ से बनाते हैं, प्लांट्स फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो 1.1 पे पहुंचते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surroundings. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आखिर प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। अब जैसे हमारे घर पे मम्मी खाना बनाती है तो क्या करती है, पहले उनको आटा गूंथना रहता है। उसके लिए क्या क्या रहता है, पहले आटा चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए। उसको जब गूंथेंगी फिर गैस चाहिए, फिर तवा चाहिए, चकला बेलन चाहिए, तब जाके एक रोटी बनती है। इसी प्रकार जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो उनको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और ये सारी चीज़ें उनके आसपास इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out processes. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके बॉडी को बिल्ड करते हैं। मम्मा बोलती है ना, कॉम्प्लान पियो लंबे हो जाओगे, और मम्मा ये भी बोलती है कि दूध पीना अच्छी बात होती है। और जब हम छोटे थे तब तो मम्मा कहती थी जल्दी से दूध खत्म कर लो, तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं और हमारी बॉडी को बिल्डअप भी करती हैं और हमको एनर्जी भी देती हैं। अगर अपन को फूड नहीं मिलता है खाने को तो अपन कितना लो सा फील करते हैं ना, और जब अपन फूड खा लेते हैं तो अपने अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है। इसीलिए तो अपन सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं,
फिर लंच करते हैं, फिर शाम में रात में डिनर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन भी देती हैं और एनर्जी भी देती हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब इसमें बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं किसी प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन है जो आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और आपकी बॉडी को प्रोवाइड करती है और आपकी बॉडी को बिल्डअप करती है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। इसमें लिखा भी हुआ है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड है उसको लेना और उससे जो भी यूटिलाइजेशन है बॉडी में वो करना। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। तो इसमें अब आगे क्या बोला है, एक टर्म को डिफाइन किया है, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, वो भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। जैसे अपन है, अपन खाना नहीं बना पाते ना, क्योंकि अपन तो बच्चे हैं। अपना खाना कौन बनाती है, मम्मा। और मम्मा खाने के लिए क्या करती है, सब्जी लाती है, आटा लाती है। सब्जी कहाँ से आती है, मार्केट से। मार्केट में कहाँ से आती है, प्लांट्स से। जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, गोभी, भिंडी, ये सारी चीजें कहाँ लगती हैं, खेतों में। ठीक है। और आटा किससे बनता है, गेहूं से। और गेहूं कहाँ लगते हैं, खेतों में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। ओके, सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ऑटो और ट्रोफोज में उनका मीनिंग क्या होता है। देखो, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से। और ट्रोफोज का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब वही पोषण, वही न्यूट्रिशन, मतलब जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। और इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ठीक है। ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटोट्रोपिक हो गया इनका क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और ऑटोट्रोप्स हो गया नाउन, मतलब कि प्लांट्स बनाने वाले होते हैं इसलिए वो ऑटोट्रोप होते हैं। और ऑटोट्रोपिक उनकी क्वालिटी होती है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। अब इसमें बोला है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट अदर में कौन आ गया, चींटियां आ गई, बर्ड्स आ गए। ठीक है, आपके रेप्टाइल्स आ गए सारे। ठीक है, बर्ड्स आ गए, आपके रेप्टाइल्स आ गए, आपकी ह्यूमन बींग्स आ गए। ह्यूमन में कौन होता है, हम सभी मनुष्य। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोप्स। और हेटरोट्रोप्स का मतलब तो आपको पता ही लग गया, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। और हेटरो का मतलब क्या होता है, अदर। मतलब कि जो लोग अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रोप्स। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only in certain plants, how do plants obtain the raw materials from surrounding, how do they transport them to food factories of plants। अब अपन देखेंगे कि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की, वो कहाँ कहाँ लोकेट करती हैं, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, और ये जो प्लांट्स का खाना है वो फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुँचता है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज 5 वर्ड्स पढ़े। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमको फूड से मिलते हैं, लाइक विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस जो आपके जब आप फूड खाते हैं तब से लेके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और आपकी बॉडी में यूटिलाइज करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। फिर हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक क्या होता है। ऑटोट्रोपिक वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अलावा कोई अपना खाना खुद नहीं बनाता। हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म्स जो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, या फिर किसी अन्य चीज़ पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद तो नहीं बनाते हैं। चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे 1.2 पे।
फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स में फूड बनने की क्या प्रोसेस रहती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. तो इसमें क्या बोला है कि प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है ना, वो जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बड़े बड़े बिजनेसमैन लगाते हैं वो नहीं होती है। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं ना, बहुत सारी पत्तियां जो प्लांट्स की, वही उनके फूड फैक्ट्रीज होते हैं। तो इसमें बोला है कि जो रॉ मटेरियल होता है प्लांट्स के फूड के लिए जो रिक्वायर होता है, इसलिए उस रॉ मिनरल का प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। तो सॉइल में, अब आपने सबने देखा होगा, हम पौधों में पानी डालते हैं तो क्यों डालते हैं? क्योंकि पानी एक मिनरल होता है और उससे प्लांट को फूड बनाने में हेल्प मिल जाती है। और अपने सॉइल में कितने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, सल्फेट। तो ये सारी चीज़ें भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। पर बोलते हैं ना कि इसमें खाद डाल दो, खाद तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये प्लांट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो इसमें बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में, उसको जो प्लांट्स की लीव्स, आप देखना, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट सब लोग बाहर से एक एक लीव लेके आओ। अब इस लीव को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, या फिर इसका फोटो क्लिक कर लो अपने फोन में, फिर उसको जूम इन करके देखो। आपको छोटे 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 होल्स दिखाई देंगे, होल्स टाइप के कुछ, जैसे इस प्लांट में होल है। मैं आपको यहाँ इमेज भी अटैच कर दूंगी, आप वो भी देखिए। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, ये गार्ड सेल्स से सराउंडेड रहते हैं। अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं, आपने प्लांट को आपने लीव्स को देखा होगा, उसमें ना बहुत सारी ऐसी धारें जैसी बनी रहती हैं, जैसे किसी ने पेंसिल से लाइंस खींचती हो। तो वो जो लाइंस होती है ना, वो गार्ड सेल्स होती हैं। और जो वो पोर्स होते हैं ना, स्टोमेटा बोलते हैं उनको, वही उसके टाइनी पोर्स जो होते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे और आपको थोड़ा सा बता देते हैं सेल के बारे में, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सेल क्या होता है? यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जैसे आपने देखा है किसी का घर बनता है तो एकदम से दीवार तो पूरी आती नहीं है मार्केट से कि अपन पूरी दीवार खरीद लाए और अपन ने रख दी, लो बन गया घर। ऐसा तो नहीं होता है। अपन को उसके लिए सीमेंट भी चाहिए, अपन को उसके लिए ईंट भी चाहिए, अपन को उसके लिए रेती, कंक्रीट, ऑल दीज थिंग्स चाहिए। तो ईंट का क्या रहता है, एक एक ईंट को पहले लाइन से लगाते हैं, उसमें सीमेंट का प्लास्टर करते हैं, फिर ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, तब जाके कई दिनों में एक दीवार खड़ी होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा घर बनता है। इसी प्रकार जैसे घर की बेसिक यूनिट ईंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वैसे ही आपकी बॉडी की बेसिक जो यूनिट होती है वो सेल होती है। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो जो टाइनी यूनिट होती है अपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल्स कैन बी, और हाँ, ये आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब कि इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो द बॉडीज सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो इसमें लिखा है सेल्स को अपन केवल और केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइनी होता है। बहुत टाइनी मतलब बहुत टाइनी, चींटी तो बहुत बड़ी होती है इसके आगे। ओके, some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. सेल होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल सिंगल सेल से बनते हैं। अब लाइक जैसे मैं एक ईंट ही रख दूं, अपन बहुत सारी जगह पूजा करने जाते हैं तो वहाँ केवल ईंट रखी रहती है कि भगवान है भगवान है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सिंगल सेल। लेकिन अपन बहुत जगह जाते हैं, वहाँ पूरा बड़ा, कितना बड़ा मंदिर बना रहता है, तो वहां भी भगवान होते हैं, तो वो क्या हो गया, मल्टी सेल यूनिट। ओके, एक ईंट रहती है, इसी को कोई चीज कवर अप कर ले, एक मेम्ब्रेन टाइप की, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे ईंट है, पूरी दीवार बन गई, उसके ऊपर अपन ने प्लास्टर कर दिया, तो प्लास्टर क्या हो गया, मेम्ब्रेन। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट।
Most cells have a distinct centrally located spherical structure called nucleus. सभी सेल्स में एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जैसे आप लोग बड़े बच्चे हैं तो आप लोग सर्कल पढ़ते होंगे ज्योमेट्री में, तो उसमें अपन एक सेंटर लेते हैं, वहां से अपन रेडियस और डायमीटर तक पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियस के लिए अपन को सेंटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि मेजरमेंट उससे ही सही हो पाता है। तो आप उस सर्कल को सेल मान सकते हैं और जो वो सेंटर पॉइंट है ना उसको आप न्यूक्लियस मान सकते हैं। तो सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही होता है और वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। आप इस सेल में भी देख सकते हैं, चारों तरफ अनस्ट्रक्चर्ड बॉडी है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं और सभी जुड़े हुए में देखो रेड रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा है। तो ये जो चीज है ये आपका न्यूक्लियस है और ये पूरे सेल के अंदर कुछ येलो येलो फ्लूइड जैसा भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये भी मैं अभी बताऊंगी आपको क्या होता है। और आउटसाइड देखिए, जैसे अपन बाउंड्री नहीं बना देते किसी चीज का डिजाइन, वैसे ही यहाँ भी बना हुआ है। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म देख लेते हैं क्या होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो देखिए आप, मैं सबसे सिंपल आपको एग्जांपल दूंगी। आपने टॉफी खाई होगी जस्ट जेली, या फिर आपने टॉफी खाई होगी मेलोडी ले लीजिए। तो आपने देखा होगा मेलोडी के अंदर एक कवर रहता है, ठीक है, फिर उसके अंदर टॉफी निकलती है। तो उसमें दो टाइप की रहती है, अंदर चॉकलेट भरा रहता है और उसके ऊपर कुछ अलग मतलब वो चॉकलेट नहीं होता है वो सब्सटेंस, बट वो टॉफी होती है। तो जो कवर हो गया वो हो गई आपकी मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली टॉफी हुई वो हो गया आपका न्यूक्लियस, और जो उसको कवर अप किए हुए है ना वो क्या होगा आपका साइटोप्लाज्म। और हमेशा ध्यान रखना ये जेली लायक होता है। तो जेली आपने खाई है, जस्ट जेली हो गई, ओके, या फिर कोई जेल हो गया। तो इससे क्या रहता है, जो आपका न्यूक्लियस रहता है वो एक जगह बना रहता है, इधर उधर, मतलब अगर ज्यादा पतला हो जाएगा तो वो सेंटर में नहीं रह पाएगा ना, दैट्स वाई। चलिए अब अपन बढ़ चलते हैं आगे। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने लीव्स को देखा होगा, मोस्ट ऑफ दी क्या, सारी लीव्स ही ग्रीन ही होती है, ठीक है। आप फटाफट जाइए, लीव तोड़ के लाइए और उसको अपने व्हाइट पेज पे घिसिए। आप घिसेंगे ना तो आपका पेज हरा हो जाएगा। तो ये हरा कहाँ से हो रहा है, ये जूस कहाँ से आया, तो ये नेचुरली उनके अंदर पाया जाता है। और ये जो जूस है ना इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये साइंटिफिक टर्म है, ओके, तो परेशान नहीं होना है, जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली विद दैट टर्म, ओके। It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. तो ये जो एनर्जी ये जो क्लोरोफिल है लीव्स के अंदर, जो जूस फिल्ड है, ये जब सनलाइट इन लीव्स पे पड़ती है तो ये सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी जो एनर्जी होती है, आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं कि सनलाइट में विटामिन डी होता है। तो ये क्या होता है, एनर्जी तो होती है। सर्दियों में जब अपन को ठंड लगती है तो अपन बोलते हैं कि थोड़ी सी धूप निकल आए तो हाथ सेक ले। तो ये क्या होता है, एनर्जी तो होती है, आग जलती है तो वो जो गरम गरम उसमें से निकलती है वो क्या होती है, एनर्जी तो होती है, बस वो हीट एनर्जी हो जाती है, ठीक। तो यहाँ सिंथेसाइज का मतलब क्या है, प्रिपेयर, मतलब अपन खाना बनाते हैं तो बोलते हैं ना वी आर कुकिंग फूड। तो कुकिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिंथेसाइजिंग। तो यहाँ बोला गया है कि जो लीव्स होती हैं उनको कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल। किस चीज के लिए, सनलाइट से एनर्जी लेने के लिए। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो एनर्जी होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिल के फूड को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको शुरू करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस फूड को बनने के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सनलाइट दे रहे हो, वाटर दे नहीं रहे हो, उसको एयर मिल नहीं रही है और आप फिर कहो हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा। तो अब आपको अभी कोई आटे या आटा दे दे, उसमें ना पानी डाले ना उसको गूथे ना रोटी सेके, तो आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। तो प्रॉपर प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है, लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। हर चीज
अपने जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से उसको इंग्रेडिएंट्स के रूप में डालना चाहिए। अभी सब्जी में नमक ही नमक भर दो, कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए जैसे सब्जी में अपन नमक ही नमक नहीं भर सकते, वैसे ही प्लांट का फूड भी वो किसी एक चीज़ से नहीं बना सकता। उसको वाटर भी चाहिए, उसको मिनरल्स भी चाहिए, उसको सनलाइट भी चाहिए, और क्लोरोफिल तो भाई साहब बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 4 चीज़ें तो नेसेसरी हो जाती हैं। ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, यूनिक होता है। ओके। ये नेचर इटसेल्फ करता है, इससे कोई भी लोग प्लांट की हेल्प नहीं करते हैं कि भाई चलो हम तुम्हारा खाना बनवा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो वही जो सन से एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। तो ये लीव्स एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स को देती हैं फूड बनाने के लिए, मतलब स्टोर करके रख लेती हैं। अब जैसे अपने घर पे अपन गेहूं स्टोर करके रखते हैं, सब्जियां स्टोर करके रखते हैं, जस्ट काइंड ऑफ लाइक दैट। ओके। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब वहां से आपको एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। और केवल प्लांट्स को ही नहीं, ये सबके लिए होती है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ तो चिड़ियों की चहचहाट आ रही है। कोई नहीं, आप भी नेचर के मजे लीजिए, अमूमन लोगों को ये सुनने नहीं मिलती है, मैं सुनवा रही हूँ आपको। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो इसमें बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ को आप इमेजिन भी कर सकते हो अर्थ पर। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो इस पर बोल रहे हैं कि अगर एब्सेंस होगा फोटोसिंथेसिस का, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, तो अर्थ पे फूड ही नहीं बचेगा। तो जो सर्वाइवल है ऑलमोस्ट लिविंग बींग्स का, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सभी तो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब आपके फूड में देखिए क्या क्या आता है। आपने मैगी खाया, चाउमीन खाया, ब्रेड खाया, चॉकलेट खाया, नमकीन खाया, बिस्किट खाया, मिल्क पिया, सब्जियां खाई, रोटियां खाई, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सभी प्लांट्स से ही आ रही हैं। ठीक है। तो इसमें बोला गया, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. इसमें बोला गया है कि अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ दी जो लाइफ है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है, और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं बचेगी तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ब्लू कलर में क्या दिया है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. In green stems and green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transportation. These plants have green stems which carry out photosynthesis. हाँ, तो यहाँ बोला गया है कि अगर आप डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ प्लांट्स होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ नहीं होती हैं। बहुत सारे प्लांट्स तो उनमें स्पाइन होते हैं। स्पाइन क्या? कांटे। तो उनकी जो पत्तियां होती है ना, वो सिकोड़ के अपने आप को छोटा कर लेती हैं, जिससे क्या बोलते हैं, कम ही रिसोर्सेज में प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए। लाइक आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है, उसके जो लीव्स रहते हैं उस पर छोटे छोटे कांटे रहते हैं बहुत सारे। बांस को देखा होगा तो वो उसमें स्टेम ज़्यादा होता है, पत्तियां तो बहुत कम होती हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम और ब्रांचेस ही ग्रीन होते हैं, तो वो जो क्लोरोफिल होता है ना वो वहाँ फिल्ड रहता है, और सनलाइट से सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्लांट्स का फूड बनाता है। ठीक। अब हम आ गए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आज हम फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके। तो फोटोसिंथेसिस में क्या था? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन. तो यहाँ कुछ नहीं, सिंपली आपको सनलाइट और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से जो प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने का, वो दिखाया गया है।
तो इसमें क्या है, इक्वेशन देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला भी होता है पर इसमें दिया नहीं गया है, मे बी आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले। अब ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए लीफ का, जो मैंने बताया था। ये देखो जो धारियां जैसी होती हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये पूरा आपका स्टोमेटा है। गार्ड सेल्स हैं, वो जो छोटी छोटी धारियां होती हैं ना, वो है। जो पोर्स हैं वो पूरे स्टोमेटा हैं। और आप ये ऊपर वाले जो फिगर नंबर बी है इसमें देख सकते हैं, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा और क्लोरोफिल, सभी चीज सामने से डिफाइन की गई है। ओके, चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे। और हाँ, आप यहाँ प्लांट को भी देख सकते हैं, फिगर नंबर 1.3 है ना, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। सनलाइट आ रही है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है, और सॉरी ऑक्सीजन आ नहीं रही है। देखिए ध्यान से देखिए इन एरोज को, सनलाइट आते हुए दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आते हुए दिख रही है। ओके, क्लोरोफिल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है लीव्स में, और जो रूट्स हैं उनसे वाटर एंड मिनरल लिया जा रहा है और इससे ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो अपन इसीलिए कहते हैं कि हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल ही, पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बचेगी, और ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो अपन ब्रीद इन ब्रीद आउट क्या करेंगे, फिर अपन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। ओके, during the process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also carbohydrate. तो जैसे अपने बॉडी में फूड बन जाता है अपन, या फिर अपन को फूड खाने के लिए मिलता है, वैसे ही प्लांट्स का जब फूड बनता है तो उनमें स्टार्च फाउंड होने लगता है। आप किसी भी पेड़ की पत्ती तोड़ेंगे, लाइक हिबिस्कस ले लीजिए आप, हिबिस्कस की आप पत्ती तोड़ेंगे ना, तो उसमें जब आप उसको ऐसे, मैंने बोला था ना घिसने के लिए, तो ग्रीन जूस निकलेगा, तो उसी को आप हाथ पे पकड़ के ऐसे मसलेंगे उसको, तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ चिकना चिकना जैसा निकल रहा है, तो वो उसका प्रिपेयर्ड फूड है। और उसी फूड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसमें मैं आपकी एक एक्टिविटी और करवा देती हूँ, फिर बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. इसमें बोला गया है कि आप 2 प्लांट्स को लीजिए और एक को आप बिल्कुल डार्क में रख दीजिए, मतलब जहाँ उसको सनलाइट ना मिले, या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में पैक कर दीजिए 72 आवर्स के लिए। अब 72 आवर्स कितना हो गया, 3 days, क्योंकि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ओके, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसा कि आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ के आए हैं, अपन इन दोनों लीव्स के साथ आयोडीन टेस्ट करेंगे। ओके, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 or 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब आप क्या करेंगे, जो आपने डार्क में रखा हुआ था जिस पॉट को या जिस पौधे को, उसको निकालिए 3-4 दिन बाद और सनलाइट में रख दीजिए और फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। आपको फिर उस जो प्लांट में, वो जो प्लांट होगा उसमें बहुत सारी चेंजेस दिखेंगे और सारे अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो इसमें बोल रहे हैं जो लीव्स होंगी अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो अदर लीव्स होंगी जो ग्रीन भी नहीं दिखेंगे उनमें भी क्लोरोफिल मिलेगा आपको। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। लेकिन जो ग्रीन कलर होगा ना वो अब ग्रीन नहीं रहेगा, वो कलर चेंज हो जाएगा। ये येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। आपने देखा होगा ना पेड़ की पत्तियां जब सूख के गिरती हैं तो वो पहले येलो रहती हैं, फिर वो सूख जाती हैं तो ब्राउन जैसी हो जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. देखिए ये जो एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, लेकिन जब तक उन लीव्स में जो लिक्विड फॉर्म है, मतलब उनको घिसने पे जब तक जूस निकल रहा है तब तक उनके अंदर क्लोरोफिल है। और हम बोल सकते हैं कि आपने कई बार, जैसे हमारे घर पे बोलते हैं काई,
ओके। तो जब आप पॉइंट्स के पास जाते हैं या रिवर्स के पास होते हैं तो आपने ग्रीन ग्रीन प्लांट्स लाइक चीज़ें देखी होंगी, ग्रीन ग्रीन टाइप चीज़ें बनती हैं। मैं आपको इसमें इमेज भी अटैच कर देती हूँ, आप देख लीजिए। तो इसको हम एल्गी बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये जो एल्गी होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है भाई साहब? रेत तो ग्रीन कलर का नहीं होता, मिट्टी तो ग्रीन कलर की नहीं होती, क्योंकि एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है। और एंड एल्गी इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच सेल इज फाउंड। ओके। तो आप देखना, अभी बारिश का मौसम है, आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। अब जहाँ मतलब कोई दीवार हो जहाँ पानी निकलता ही निकलता हो, एक ही जगह से निकल रहा हो, तो वहाँ आपको ग्रीन ग्रीन बहुत, जैसे वो होती है ना कालीन बिछा देते हैं मखमल की, एकदम डार्क ग्रीन, वैसा आपको कुछ देखने मिल जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा। और मैं इमेज भी अटैच कर देती हूँ। बाकी इतना पढ़ लिया है हमने, अब चीज़ें पढ़ेंगे कल। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। आज हमने क्या क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। तो एक बार क्विक रिवीजन भी कर लीजिए। एंड मैं अपनी वीडियो को यहीं बंद करती हूँ। आपको बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको क्या और चाहिए। यदि आपको कोई और भी चैप्टर या और भी सब्जेक्ट या किसी और क्लास का भी कुछ मटेरियल चाहिए तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे और आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।